नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। शासन इकबाल से चलता है और इसका आधार है मजबूत कानून व्यवस्था। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद यह सवाल लगातार सुर्खियों में था कि तमाम सख्ती के बावजूद अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया। इसके बाद आया सीएम योगी का बेहद तल्ख बयान, जिसमें उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और अब प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी अरबाज को आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अरबाज का पीछा करने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया। उसी धुमनगंज में अरबाज का हिसाब हुआ, जिस इलाके में उसने 24 फरवरी को बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस प्रशासन के तेवर देखकर साफ लग रहा है कि जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड के तमाम आरोपी शिकंजे में होंगे। आज बात तो चुभेगी में मैं प्रयागराज में चल रहे आर पार के ऑपरेशन की हर खास बात आपको बताऊंगा और करूंगा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले अभियान का पूरा विश्लेषण। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी और सीएम योगी के तीखे तंज का आज अखिलेश यादव ने दिया कैसा जवाब और रामपुर में क्यों भड़के फिल्मी शोले। इन तमाम खबरों का करूंगा चुभने वाला विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। प्रयाग में पुलिस को पक्की खबर मिली थी कि धुमनगंज इलाके के नेहरू पार्क के पास उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी अरबाज पहुंचने वाला है। अरबाज अतीक गैंग से जुड़ा बताया गया। पुलिस यहां पहुंची तो मौके पर उसके दो और साथी मौजूद थे। पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान अरबाज ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की गोली ने उसे ढेर कर दिया। अरबाज के दो साथी भागने में सफल हो गए, उनकी भी तलाश हो रही है। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग चुके हैं। 24 फरवरी की शाम करीब 5 बजे उमेश पाल की हत्या की गई थी और इसके 72 घंटे पूरे होने से पहले ही अतीक गैंग को मिट्टी में मिलाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सीएम योगी का अल्टीमेटम, 72 घंटे में एक्शन। प्रयागराज कांड का एक हमलावर ढेर। सात में से एक आरोपी का मुठभेड़ में काम तमाम। अरबाज पुत्र आफाक, जो कि मल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ। जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। हमले में शामिल कार को चला रहा था अरबाज। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। अतीक के गैंग को मिट्टी में मिलाने की उल्टी गिनती शुरू। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। सबसे बड़े ऑपरेशन का बज उठा अलार्म। इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए। भाग माफिया भाग, अब तेरी खैर नहीं। कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाए। प्रयागराज के बमबाजों का होलिका दहन। बात तो चुभेगी।
बसपा के विधायक रहे राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक गैंग पर लगा था। अतीक अहमद के साथ ही उसका भाई इस केस में आरोपी है। इसलिए राजूपाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के मर्डर के बाद शक की पहली सुई अतीक गैंग की तरफ घूमी। शक के पुख्ता होते ही जबरदस्त अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद वारदात मौके पर सीसीटीवी फुटेज को बार बार खंगाला गया। इसके आधार पर पहले हमले में शामिल सफेद रंग की क्रेटा कार की तलाश पूरी हुई। इसके बाद अब हमले के वक्त इसे चला रहे अरबाज का हश्र भी सामने आ चुका है। अब बारी उन पिस्टल बाजों और बमबाजों की है जिन्होंने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। प्रयागराज के धूमनगंज की ये वही जगह है जहां उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने मार गिराया। चारों तरफ घनी झाड़ियां हैं, इलाका नेहरू पार्क का है और यहां सामने में पड़ी है एक बाइक जिस पर सवार होकर अरबाज आया था। पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया। जो बदमाश अरबाज मारा गया है उसकी ये बाइक है, पैशन प्रो एक बाइक है। हालांकि उसी की है या किसी दूसरे की ये नहीं बताया जा सकता। और खास बात ये है कि ये इस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। नंबर प्लेट की जगह देखिए खाली है। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो बदमाश थे वो छिपने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो नेहरू पार्क का इलाका है ये एक खाली जगह थी। ये देखिए ये एक खंडहर नुमा जो है इमारत है और इसी में जो है बदमाश छिप करके बैठे हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड के 72 घंटे के भीतर प्रयागराज पुलिस ने हमले के एक आरोपी अरबाज को ढेर कर संदेश दे दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरबाज उस सफेद रंग की क्रेटा कार से हमलावरों को कवर दे रहा था। हमले से पहले इसी कार से अपराधी आए थे और फिर अरबाज ही उन्हें भगा कर ले गया था। अरबाज 24 फरवरी के हमले में शामिल अपराधी गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताया जा रहा है। ये जो बाइक है ये बदमाश अरबाज की है। और जो जानकारी मिली है कि जब हमला हुआ था उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या की गई थी, एक अन्य गनर घायल था। तो वारदात में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को अरबाज चला रहा था। उसी ने बदमाशों को हथियार मुहैया कराए थे। पूरा मुफ्ती कौशाम्बी जिले में जो पड़ता है वहां का रहने वाला अरबाज बताया जा रहा है। तो कौशाम्बी जिले से डिटेल्स मंगाई जा रही है अरबाज के बारे में और पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। अरबाज के एनकाउंटर के बाद पुलिस छानबीन कर रही है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले अरबाज और किन किन मामलों में शामिल रहा और एनकाउंटर के दौरान अरबाज के साथ मौजूद 2 आरोपी कौन थे जो फरार होने में कामयाब रहे। ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। अरबाज के एनकाउंटर से पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बदमाशों का यही अंजाम होगा। दूसरे लफ्जों में कहें तो सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो अल्टीमेटम सदन में दिया था, पुलिस अब उस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी भी दूर कर लें। अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। फिलहाल पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर जगह जगह दबिश दे रही है। आसपास के जिलों की पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। मऊ जेल में बंद मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी का नाम भी उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया है, जिसकी जांच भी की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ।
अरबाज की उम्र करीब 22 से 23 साल के बीच बताई जा रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक कम उम्र में ही उसकी अतीक गैंग में गहरी पैठ हो गई थी। वही क्रेटा कार चलाकर मौके पर पहुंचा था। इसी कार में मुख्य शूटर भी बैठा था। कहा जा रहा है कि अरबाज ने हथियारों का भी इंतजाम किया था। इस मारे गए अपराधी को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में ढेर किए गए अरबाज का चेहरा उमेश पाल की हत्या के मौके से सामने आए कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं। लेकिन अब इस सफेद क्रेटा कार के मूवमेंट पर गौर कीजिए। इससे साफ हो जाएगा कि किस तरह जब अपराधी मौके पर इस कार से पहुंचे तो ड्राइविंग सीट से काले कपड़े में निकले इस शूटर की जगह फौरन कार की कमान किसी और शख्स ने संभाल ली। ये कार जिस तरह मूव करती नजर आई उससे साफ था कि पूरी प्लानिंग के साथ इसमें बैठा शख्स ट्रैफिक रोककर हमलावरों को कवर दे रहा था। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो अभियुक्त है फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है, तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है और यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके फिर सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये कर रहे थे। यही नहीं, हमले के बाद ये कार आगे से यू टर्न लेकर दूसरी तरफ की लेन में आगे जाकर खड़ी हो जाती है। जिससे वारदात को अंजाम देकर अपराधी इसमें बैठकर फौरन फरार हो सके। देखिए किस तरह सफेद क्रेटा कार यहाँ रुकी है और एक एक कर शूटर इसमें लौटकर सवार हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शातिर अरबाज का अतीक के परिवार से पुराना संबंध था और वारदात के बाद मिले सुरागों के आधार पर इसकी तेजी से तलाश हो रही थी। इस दौरान पहले सफेद रंग की क्रेटा कार लावारिस हालत में मिली। इससे नंबर प्लेट हटा दी गई थी और उसके बाद अरबाज के बारे में अहम जानकारियां मिली, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार करने का ऑपरेशन शुरू हो गया। इस दौरान गोली चलाने पर पुलिस टीम ने इसे ढेर कर दिया। इस दौरान धूमनगंज के थाना प्रभारी राजेश मौर्य को भी गोली लगी। उन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इंस्पेक्टर राजेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अब अरबाज पर पहले से दर्ज मामलों की पड़ताल कर रही है। इस मुठभेड़ के बाद मृतक उमेश पाल के पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये सुन लेना भी जरूरी है। कि जैसे उस दिन मेरे बेटे के जाने के बाद मुख्यमंत्री जी सुने तो उन्होंने दहाड़ा कि मैं कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी भी मिला दूंगा। तो जैसे मेरा बेटा मिट्टी में मिला, वैसे शूटरों को मिट्टी भी मिला है। जो उन्होंने कहा वो मुझे थोड़ा एहसास हो गया और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। साफ है कि इस एनकाउंटर से साफ संदेश गया है कि कानून को चुनौती देने वाले चाहे जहां भी छिपे हों, अब उनकी खैर नहीं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अरबाज के एनकाउंटर के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुनहगारों का हिसाब तेज हो चला है, तो राजनीति भी रफ्तार पकड़ रही है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने साजिश की आशंका जाहिर की थी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के राजनीतिक मैप पर यूपी की अहमियत किसी से छिपी नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस हमले पर भाजपा ने चुभने वाला पलटवार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के टॉप 10 माफिया की सरकार से लिस्ट क्या मांगी, इस पर सियासत गर्मा गई।
क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भाजपा से लेकर उसके तमाम सहयोगी दलों ने अखिलेश पर हल्ला बोल दिया। निश्चित रूप से उनको मालूम है कौन कौन से अपराधी हैं, कैसे हैं। उनको तो उसका तो सदन में चल ही रहा 2 दिन से कि कहाँ से स्कूल कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ है, मार्केटिंग कहाँ हो रहा है, और मार्केट को और प्रोडक्शन हाउस दोनों कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो अब सब खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन केंद्र भी ख़त्म, मार्केटिंग वाला केंद्र भी ख़त्म है, और जितने दोनों को ख़त्म करने के लिए मेरी सरकार है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2 पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद इतनी बड़ी वारदात का हो जाना बेहद चौंकाने वाली बात लगती है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है। साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, वो भी शामिल है। गनर हो किसी के पास, 2 गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। अखिलेश के इस बयान ने सियासी गर्माहट को और बढ़ा दिया है। भाजपा समेत सपा के दूसरे विरोधी दल इस पर तीखा तंज कर रहे हैं, तो सपा कह रही है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होना चाहिए। ऐसे सभी माफिया हैं जो समाजवादी पार्टी में ही कुछ पल्लवित होते रहे। हमारी सरकार एक एक को ढूंढ करके कड़ी कार्रवाई करेगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है केती जिनका आपने नाम लिया वो किसकी उत्पत्ति है, कौन उनका पोषक था, किसने पल्लवित करने का काम किया, और एक बार नहीं 4 बार किसने उनको दल में रखने का काम किया। प्रयागराज के मुद्दे पर हर दल अपने अपने हिसाब से सियासत में जुटा है। देखिए, चाहे भाजपा कहे चाहे बसपा कहे, सच्चाई को लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद जी विधायक बने, समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। अब इसको कौन इग्नोर कर सकता है? वही बात तो बीजेपी कह रही है, वही बात बसपा नेता कह रहे हैं, सारे लोग तो वही बतिया कह रहे हैं जो सच्चाई है। इसमें कौन सा झूठ बोल रहे हैं लोग? मैंने इस पे नियम 56 में मैंने सवाल लगाया था और मैंने सरकार से यही मांग किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो साइना परवीन जी जो अतीक अहमद की पत्नी हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मेरा ये मानना है कि जो देखिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की पक्षधर रही है और जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है बहुजन समाज पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। साफ है कि प्रयागराज में हुए एनकाउंटर पर सियासत की गाड़ी अभी और रफ्तार पकड़ने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के सियासी रिश्तों पर राजनीति में सवालों की सुनामी आ गई है। शनिवार को सीएम योगी ने अतीक अहमद को लेकर सपा पर सीधा हमला बोला था। अब बसपा अध्यक्ष मायावती ने अतीक अहमद के बहाने सपा को निशाना पर लिया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि माफिया अतीक समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। मायावती के इस बयान पर सपा नेता भड़क गए। शिवपाल यादव से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे तक ने मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बसपा और भाजपा की ये मिली भगत है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद से सियासी रिश्तों पर पहले सीएम योगी ने सदन में सपा पर हमला बोला। अब बसपा अध्यक्ष मायावती ने सवालों की दिशा सपा की ओर मोड़ दी है। दिलचस्प बात यह है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हाल ही में बसपा में शामिल हुई हैं। बावजूद इसके बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट के जरिए माफिया अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बताने में गुरेज नहीं किया। मायावती ने ट्वीट किया, यह बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी और एमएलए आदि भी रहा है, तथा अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई हैं, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी।
अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन को दोषी पाया गया तो उन्हें बसपा से निकाल दिया जाएगा। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, बसपा ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही फिर श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। एक के बाद एक 4 ट्वीट के जरिए मायावती ने उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। लेकिन मायावती के ट्वीट में अतीक अहमद के सपा से रिश्ते का जिक्र सियासत की तपिश बढ़ा रहा है। मायावती के ट्वीट पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तीखा पलटवार किया है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड पर मायावती के ट्वीट की टाइमिंग भी दिलचस्प है। मायावती का ट्वीट तब आया जब बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने प्रयागराज पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद विश्वनाथ पाल ने जो संकेत दिया वो भी यही था कि बसपा माफिया अतीक अहमद के परिवार से किनारा करने का फैसला ले चुकी है। बहन जी ने कहा कि जैसे ही ये सिद्ध होता कि दोषी ये हैं, तुरंत उनको पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा न्याय करती है, माननीय बहन जी भी न्याय करती हैं। अपनी सरकार में भी अगर हमारे सांसद ने भी इस तरीके की कानून तोड़ने का काम किया था तो बुला करके माननीय बहन जी ने उनको भी गिरफ्तार कराने का काम किया था। नहीं, निर्णय नहीं, पहले ये तो सिद्ध करे जो प्रशासन है। निर्णय की बात नहीं हो रही कि 18 साल 20 साल कब लगेगा। मौके पर मुलजिम कौन है, ये अगर ये लोग मुलजिम साबित हो तुरंत इनको बहुजन समाज पार्टी से निकालकर बाहर मान्य बहन जी करेंगी। मतलब साफ है कि बसपा नहीं चाहती कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक परिवार से उसके रिश्ते का कोई गलत सियासी संदेश जाए। ऐसे में बसपा की कोशिश सवालों की दिशा सपा की ओर मोड़ने की है, जिससे सपा के नेताओं का पारा हाई है। शुभ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 72 क्षेत्र हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है कि जिनका आपने नाम लिया वो किसकी उत्पत्ति है, कौन उनका पोषक था, किसने पल्लवित करने का काम किया और एक बार नहीं 4 बार किसने उनको दल में रखने का काम किया। आज उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में है। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में है, मायने नहीं रखता। अपराधी को कभी भी किसी पार्टी, किसी जातों की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कानून के तराजू पर तोलना चाहिए। कानून की नज़र में अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार को रंच मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, मायावती ने वही बात दोहराई है जो सदन में सीएम योगी ने उठाई थी और अब मायावती के ट्वीट पर भाजपा सरकार के मंत्री समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। गिरफ्तारी होगी, एक एक व्यक्ति गिरफ्तार होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये कि सपा से अतीक अहमद के रिश्तों के इतिहास पर भाजपा और बसपा की भाषा एक जैसी है, या यूं कहें कि अतीक अहमद को लेकर भाजपा और बसपा ने एक सुर में सपा पर हमला बोल दिया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी और बसपा नेता शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। शाइस्ता का दावा है कि इस मामले से उसके परिवार का कोई वास्ता नहीं। अतीक की पत्नी ने पुलिस पर अपने 2 बेटों को अज्ञात जगह पर उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। अदालत में याचिका दाखिल कर शाइस्ता परवीन ने इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट से तुरंत दखल देने की मांग की है। उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और उसका परिवार पुलिस के रडार पर है।
उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, मोहम्मद अशरफ, शाइस्ता परवीन और अतीक के 2 बेटों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस अतीक अहमद के 2 बेटों को हिरासत में ले चुकी है। साथ ही जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई मोहम्मद अशरफ की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को शाइस्ता परवीन की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है, शुक्रवार की रात दोनों बेटों को पुलिस ने उठाया। अब तक पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी। डर है कि पुलिस मेरे बेटों का एनकाउंटर कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड से मेरे परिवार का कोई वास्ता नहीं। यूपी में बेरोजगारी के सरकारी आंकड़ों पर राजनीति बेचैन हो उठी है। दरअसल योगी सरकार का दावा है कि यूपी में बेरोजगारी की दर घटकर 4.2% तक आ गई है। सरकार ने इस दावे पर अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार किया है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि अगर बेरोजगारी की दर 4% तक आ गई है तो क्या यूपी के 90% युवाओं को रोजगार मिल गया? सपा के अध्यक्ष ने यह हमला तब बोला जब एक दिन पहले पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में सीएम योगी और पीएम मोदी ने यूपी की पहले की सरकारों पर तीखा तंज किया था। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। मुद्दा रोजगार का है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर सपा का सवाल है और सियासत में उबाल है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर को लेकर योगी सरकार का दावा है कि बीते 6 सालों में बेरोजगारी दर 10 अंकों तक कम हुई है। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है, जिस पर अखिलेश यादव के सवाल ने राजनीति की रफ्तार बढ़ा दी है। बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ की गवर्नर उनकी स्पीच में 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बजट स्पीच देख लीजिए, 4% है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के 90% से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिली हुई है। क्या ये सच है? दरअसल 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए दावा किया था कि योगी सरकार ने बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुरेश खन्ना ने सदन में कहा था कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो अब घटकर 4.2% तक पहुंच गई है। इस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6314 सहायक अध्यापक, 1890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक, 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया। मतलब बजट के जरिए बेरोजगारी के बहाने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संदेश देने की कोशिश की थी कि सपा सरकार की तुलना में भाजपा सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की है। रविवार को सीएम योगी ने पहले की सपा सरकार पर तीखा तंज किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार चयनित किसी भी अभ्यर्थी को पैसे नहीं देने पड़े। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपनी शिक्षा इन 6 वर्षों के अंदर प्राप्त की होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की होगी। आज अपनी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए हो रहा है। उसमें नागरिक पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में, प्लाटून कमांडर के रूप में, अग्निशमन अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है। कमोबेश यही दावा रविवार को पीएम मोदी ने पुलिस भर्ती में चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में किया था। मुझे बताया गया है कि 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है, अब तक यूपी पुलिस में 1.5 लाख से ज्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं, अकेले एक डिपार्टमेंट पे। यानी भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है।
भाजपा जब रोजगार के मुद्दे पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है तो सपा की कोशिश इसे आधारहीन साबित करने की है और इस मुद्दे पर घमासान लगातार तेज हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर के सियासी मैदान में फिल्मी शोले बरसने लगे हैं। भाजपा नेता और अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम परिवार पर तीखा तंज किया है। 15 साल पुराने केस में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा और विधायकी रद्द होने पर भाजपा नेता जया प्रदा ने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने जो कर्म किए हैं उन्हें उसी की सजा मिल रही है। जया प्रदा यहीं चुप नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सीख है कि लोगों को एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जया प्रदा का दावा है कि रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव होंगे तो यहां से भी भाजपा जीतेगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सियासत की बिसात पर जुबानी शोले बरसने लगे हैं। रामपुर से 2 बार सांसद रही भाजपा नेता जया प्रदा ने स्वार सीट पर उपचुनाव को लेकर अभी से बड़े दावे शुरू कर दिए हैं। दावा है कि उपचुनाव में ये सीट भी भाजपा के खाते में आएगी। वहीं आजम परिवार पर उन्होंने चुभने वाला तंज किया। इन्होंने जो कर्म किया है उसको तो यही उनका जो है भुगतने का है। माना जा रहा है कि मार्च में चुनाव आयोग रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसे लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जीतेगी वहाँ पे। जरूर बीजेपी जीतेगी। जया प्रदा और आजम खान के बीच सियासी तौर पर 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार दोनों के बीच की जुबानी जंग राष्ट्रीय राजनीति को गरमा चुकी है, लेकिन अब जया प्रदा भाजपा में है और रामपुर की सियासत में आजम खान का सियासी रसूख काफी कम हो चुका है। ये सीख है लोगों को, दूसरों के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि स्वार सीट पर भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी या फिर उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस का उम्मीदवार खड़ा होगा। सूत्रों के मुताबिक 2022 के चुनाव की तर्ज पर अपना दल एस एक बार फिर हमजा मियां को मौका दे सकती है। वहीं स्वार उपचुनाव को लेकर समाजवादी खेमे और आजम परिवार में खामोशी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता भाजपा पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने बेहतर काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वहीं भाजपा ने 2 टूक कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज कर दी। आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान सीबीआई सिसोदिया से इस मामले में पूछताछ करेगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया। शाम को ऐलान किया गया कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। ये तमाम जो एजेंसियां हैं, ये तमाम एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रही हैं। उनके अनुषांगिक संगठन के तौर पे सेल, जैसे ना यूथ विंग होता है महिला, वैसे काम कर रही हैं। वरना आज कोर्ट में जो हुआ वो आप सबने देखा होगा कि सीबीआई के वकील के पास किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। भाई जब पॉलिसी में 6% से 12% कमीशन कैसे हुआ, ये अगर आपके लिए रिमांड का आधार है तो एलजी साहब ने इसको फाइनल अप्रूवल दी थी कैबिनेट के पास होने के बाद, तो एलजी साहब के ऊपर केस क्यों दर्ज हुआ। उधर भाजपा ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। पार्टी के दिग्गज आरोप लगा रहे हैं कि आपके हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हैं, इसलिए उसके अंदर इतनी बेचैनी है। जब पकड़े गए हैं तो बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया।
शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है? क्या और किसी प्रदेश में ये एक्साइज मिनिस्ट्री नहीं होती है? होती है, लेकिन चूंकि आपको पाप को छुपाना है, मुद्दे को डाइवर्ट करना है, इसलिए शिक्षा मंत्री, बच्चों के साथ फोटो, उनको भी उसमें शामिल करना। भाजपा अब सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। कानून अपना काम कर रहा है, जो जांच एजेंसी हैं वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। दिल्ली में सियासत आसमान पर है तो लखनऊ में भी भाजपा विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रहते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। यूपी में भी कई जगहों पर आप कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर तमाम विरोधी दलों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस की भाजपा से मिलीभगत है, इसलिए वो इस मामले में आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। होली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त जारी की। इसके लिए केंद्र सरकार ने 16,800 करोड़ की रकम जारी की है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से किसान सम्मान निधि जारी की। निधि के रूप में केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जिसे 3 किश्तों में दिया जाता है। कर्नाटक सहित इस साल कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। 2024 के चुनावी पथ पर ये पीएम मोदी की विपक्ष के खिलाफ किसानों के सम्मान वाली हुंकार है। साल 2019 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के बाद गिनती के मौकों पर ही पीएम मोदी ने खुद किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की है। 13वीं किस्त की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला किया। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। संदेश साफ है कि इस साल देश के 9 राज्यों में चुनाव है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले भाजपा की कोशिश छोटे किसानों को साधने की है। 2019 से अब तक 13 किस्तें जारी की गई हैं। अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 13वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 16,800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने?
कितने 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कृषि बजट बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों पर नजरें जमा दी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।